हेलो मैडम, कैसी हो? कहाँ की मैडम? क्या हुआ? ये मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कभी सीटेट का एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अभी तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और एकदम अच्छा वाला स्टडी मटेरियल नहीं मिला है। बस, ये है मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप। इस ऐप में पेड नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स विद आंसर कीज, एनसीईआरटी की बुक्स और हिमांशी मैम के नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं। और तो और स्टडी मटेरियल के वीडियो लिंक्स भी अवेलेबल हैं। अरे वाह, तुमने तो मेरी टेंशन ही मिटा दी। अभी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करती हूँ। आप भी डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा, द लर्निंग ऐप, और करें तैयारी टेंशन फ्री। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई माह में होने वाला है और अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, तुरंत जाकर के आज के आज ही फॉर्म अपना भर दीजिए, अन्यथा आपको अपने सिटी से काफ़ी दूर पेपर देने जाना पड़ सकता है, जिसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है आपके लिए सीटेट जुलाई से संबंधित, इसमें हम लोग करने वाले हैं वो सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए थे, जो आपका एग्जाम हो चुका है ऑनलाइन एग्जाम। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, इस सेशन को अपने साथियों को भेज दीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है। सभी को आंसर करना है कि प्रकृति का जो हेलीकॉप्टर है वो किस पक्षी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने तोता, दूसरा है मैना, तीसरा ऑप्शन है उल्लू और चौथा है हमिंग बर्ड। हमें पता है कि मैना की जो विशेषता है हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखी है कि मैना जो है वो झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अगर बात उल्लू की करें तो उल्लू जो है वो पक्षियों में सबसे ज़्यादा अपनी गर्दन को आगे पीछे यानी कि चारों तरफ घुमा सकता है। अगर बात करते हैं हमिंग बर्ड की, तो ये सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, और इसी को प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया था तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपको भी इस साल सीटेट एग्जाम क्रैक करना है, शिक्षक और शिक्षिका बनना है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। इस प्रकार से आपको कई सारी क्लासें मिलने वाली हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करने में आपकी सहायता करेंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। सभी को इसका आंसर देना है कि वह कौन सी अवस्था होती है जब कोई बालक तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन नंबर 4 है संवेदी प्रेरक अवस्था। सभी को आंसर करना है इन चारों में से वह कौन सी अवस्था है जब बालक तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो हमें पता होना चाहिए था कि बालक 7 से 11 वर्ष की जब उम्र में होता है उस समय तार्किक रूप से जो है चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल नहीं किया गया था। सभी को बताना है कौन सा सुधार शामिल नहीं किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। पहला ऑप्शन है समान और समावेशी शिक्षा। तो आपको पता है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें समान और समावेशी शिक्षा की बात की गई है कि चाहे वो बालक अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर 3 है नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना यानी कि 5+3+3+4। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका शिक्षा को रटन प्रणाली से युक्त बनाना। तो रटन प्रणाली से युक्त नहीं आपको शिक्षा को बनाना है, जबकि इससे क्या करना है, मुक्ति दिलानी है शिक्षा को। हमें किसी बालक को कोई चीज़ रटवानी नहीं, उस बालक को हमें क्या करना है, बहुत अच्छी तरीके से समझाना है और उसके दिमाग में सेट कर देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए,
उन सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सभी लोग एक बार सेशन को अपने साथियों के पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो क्लास चल रही है इसमें हम वो सभी क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ऑनलाइन एग्जाम जो आपका हुआ था उसमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? क्या वो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है या फिर क्रिप्टॉन है? तो आंसर आपको करना है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। भविष्य का ईंधन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है बिल्कुल सही आंसर इसका है। भविष्य का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन रहने वाला है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हीलियम की, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर देखिए लिखा हुआ है, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में, सभी को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछ रहा है कि जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं और कविता पढ़ते हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो कविता और कहानी को एक दूसरे से अलग करते हैं? तो आपको ये बताना क्वेश्चन में। ऑप्शन देखते हैं। लिखा है भाषा सौष्ठव की महत्ता, दूसरा लिखा है शब्द भंडार में वृद्धि, और तीसरा ऑप्शन लिखा है भाषा प्रयोग की छटाएं, चौथा ऑप्शन लिखा है लयबद्धता के अनुसार। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कविता शिक्षण में कौन सा तत्व से गद्य से अलग करता है इस क्वेश्चन के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लयबद्धता के अनुसार। क्योंकि हमें पता है कि जब हम कहानी पढ़ते हैं या फिर सुनाते हैं किसी को, तो जरूरी नहीं है कि एक लय के साथ में हमें सुनाया जाए, जबकि जो कविता होती है वो क्या होती है? लयबद्ध तरीका से हमें सुनाई जाती है या फिर हमें पढ़वाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? अभ्यारण्य आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? पार्क को कहते हैं, जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है। क्या वो ऊर्जा संरक्षण से है, जल संरक्षण से है, वन्यजीव संरक्षण से है या फिर डॉल्फिन संरक्षण से है? सभी को आंसर करना है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि वन्य जीव संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। वह स्थान जहां पर वन्य जीवों को रखा जाता है उसे कहते हैं अभ्यारण्य। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर 2 है नेशनल करिकुलम फाइल, और ऑप्शन नंबर सी है नेशनल क्लास फ्रेमवर्क। तो आपको बताना है एनसीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? ऑप्शन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड सारे के सारे क्वेश्चन कई के बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आंसर करेंगे सभी लोग इसका, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? सरीसृप की विशेषताएं होती हैं कि ये रेंगने वाले होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कछुआ, अमीबा, फर्न या फिर व्हेल। सभी को पता होगा कि इन तीनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि रेंगता हो। तो रेंगता कौन है? कछुआ जो है वो रेंगते हुए चलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही माना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ किस में आता है? सरीसृप में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी जीव है? सर्वभक्षी जीव किसे कहते हैं? जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजों का भक्षण करता है अपने खाने के लिए, या फिर जो शाकाहारी चीज़ों का और मांसाहारी चीज़ें दोनों का सेवन करता है अपने खान पान के, उसे कहते हैं सर्वभक्षी जीव। क्या वो चीता है, शेर है, चील है या फिर गाय है? सर्वभक्षी किसे कहते हैं? सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, चीता, शेर, चील, गाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया था पिछले एग्जाम में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चील। क्या हो जाएगा? चील हो जाएगा सर्वभक्षी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 10। सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिएगा। लिखा है जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? कौन सी गैस पैदा नहीं होती ये पूछा गया है। तो सभी को आंसर करना है। क्या वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हम
जब लकड़ियाँ जलाते हैं तो उनसे पैदा नहीं होती, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सभी को पता होगा कि जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों गैस हमें देखने को वहाँ पर मिल जाती हैं, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वहाँ पर नहीं होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के दहन से जो गैस पैदा नहीं होती है वह है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्राणी मांसाहारी है? इन चारों में ऐसा कौन सा प्राणी है जो कि मांसाहारी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोच समझ के आंसर करिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्या वो गाय है, क्या बकरी है, हिरण है या फिर मेढक है? तो सभी लोग बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो हमें पता है गाय जो है वो शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है और हिरण तो शाकाहारी होता ही है। तो बच कौन सा गया? मेढक बच गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने मेढक को कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा होगा, तो मेढक क्या होता है? मांसाहारी में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? सभी को बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? क्या वो गुर्दे का कारण बनती है? जो गुर्दे में कैंसर होता है वो पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। त्वचा कैंसर, मस्तिष्क कैंसर या फिर फेफड़े का कैंसर? तो आंसर करिए एक बार सभी लोग। पराबैंगनी जो किरणें हैं वो किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पराबैंगनी किरणें बनती हैं त्वचा कैंसर का कारण। सभी को पता भी होगा, और अगर नहीं पता था तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा स्तनपायी है जो कि अंडे देने वाला है? नेवला, प्लेटिपस, व्हेल या फिर मोल? तो आंसर आप लोगों को करना है, ऐसा कौन-सा इनमें से स्तनपायी है जो कि अंडे देने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, प्लेटिपस। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया था, प्लेटिपस, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सभी को पता है कि हमारे एग्जाम में एक दिवस ज़रूर पूछा जाता है हर शिफ्ट में। तो आप लोगों को बताना यहाँ पर है, ओजोन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 16 दिसंबर को? तो आंसर आप लोग कर दीजिए एक बार। ओजोन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन की जो मोटाई है उसको नापा जाता है किसमें? डाप्सन में। किसमें नापते हैं? डाप्सन में नापा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 16 सितंबर। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कभी-कभी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होता है? कीट में, शेर में, मानव में या फिर पौधे में? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन-सा ऑप्शन है जिसमें सबसे अधिक रसायन संचित होते हैं? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और कई सारे लोगों ने गलत कर दिया था। इसका जो सही आंसर था वो था मानव, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही था। लोग करके आए थे यहाँ पर शेर या फिर कीट, अधिकतर लोगों ने इसको सेलेक्ट किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। लिखा है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। सभी लोगों को सोच और समझ के आंसर देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर कर दीजिए सभी लोग। विक्टर ब्रूम, दूसरा ऑप्शन लिखा है मास्लो, तीसरा लिखा है हर्जबर्ग और चौथा ऑप्शन लिखा है स्किनर। तो आपको आंसर देना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। सभी लोग इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17। मादा मच्छर खून क्यों चूसती है? तो अगर आप लोगों को भी इस बार सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है, इसके बाद में अपने आगे की तैयारी करनी है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं हिमांशी मैम की बेस्ट क्लासेस, जो कि आपको सिलेक्ट कराने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके साथ-साथ में मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर मास्टर श्रद्धा द लर्निंग ऐप के ऊपर फ्री नोट्स, जो कि हिमांशी मैम के द्वारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध कराए गए थे। उसके साथ-साथ में अगर आपको हमारे नोट्स बाय करने हैं, ईवीएस हो गया, एसएसटी है,
और CDP के हैं। ये सभी नोट्स आपको 100-100, 150-150 रुपए की कीमत में मिल रहे हैं मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर। और जो क्लासेस चलेंगी हमारे चैनल पर, उन सब की PDF भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, मादा मच्छर खून क्यों चूसती है? पहला ऑप्शन लिखा है मलेरिया फैलाने के लिए, दूसरा ऑप्शन लिखा है संक्रमण उत्पन्न करने के लिए, तीसरा ऑप्शन लिखा है अपनी जान बचाने के लिए, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है अंडे का पुनः प्रजनन करने के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी को पता भी है। इसका जो सही आंसर है वो आप लोग कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है अंडे का पुनः प्रजनन करने के लिए मादा मच्छर खून चूसती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? तो आप लोगों को आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है? क्या वह चींटी है, हाथी है, डॉल्फिन है या फिर मनुष्य है? आंसर कर लीजिए सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं तुरंत कर लीजिए। आपका जो सिटी है, आपका जो होम टाउन है, वहाँ पर बहुत ही सीमित सीटें हैं। ऐसा ना हो कि आपको अपने टाउन को छोड़कर एग्जाम देने जाना पड़े, जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। इसीलिए तुरंत आज के आज ही आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन करवा लीजिए। लिखा है ऑप्शन नंबर 1 सत्र मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2 लिखा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन और ऑप्शन नंबर 3 लिखा है निदानात्मक मूल्यांकन, जबकि ऑप्शन नंबर 4 लिखा है इकाई मूल्यांकन। तो आप लोगों को आंसर करना है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक इनमें से क्या रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सभी को आंसर करना था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन। क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि जो थार्नडाइक थे उन्होंने अपने सिद्धांत को निम्न में से किस शीर्षक के द्वारा सिद्ध किया था? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के प्रयास एवं भूल, जबकि तीसरा ऑप्शन है संकेत अधिगम और जो ऑप्शन नंबर 4 है वह है स्थान अधिगम। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? अधिगम के प्रयास एवं भूल के द्वारा थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को शीर्षक से सिद्ध किया था, अधिगम के प्रयास एवं भूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? सभी को आंसर करना है। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? क्या वो 151 दिन की है, 282 दिन, 200 या फिर 307 दिन या फिर 335 दिन? तो फटाफट आंसर कर लीजिए एक बार सभी लोग। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही, 307 दिन होता है। क्योंकि आपको पता है कि गाय जो है वो भैंस से कम दिनों में ही क्या होती है, गर्भकाल की अवधि जो है गाय की वो भैंस से कम होती है, लेकिन जो भैंस है उसका लगभग 307 दिन माना जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? जो पशु हरा चारा खाते हैं उनके दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन लिखा है विटामिन ए, दूसरा लिखा है विटामिन बी, तीसरा है ऑप्शन विटामिन ई, जबकि चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो हमें पता है कि जब हम हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब चीज़ें खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। तो दूध में भी हमें क्या कौन सा विटामिन मिलने वाला है? यहाँ पर विटामिन ए मिलने वाला है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में हमें विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलता है। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, अगर याद था तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय डॉट डॉट को जाता है। तो आप लोगों को बताना है क्या वो पावलाव हैं, प्याजे हैं, कोहलबर्ग हैं या फिर स्किनर हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है इन चारों में से? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्याजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय जाता है इसको, प्याजे को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल विकास का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको दिमाग के ऊपर अपने लोड डालने की जरूरत है यहाँ पर। अगर आपके सारे के सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप यहाँ पे फटाफट से आंसर कर सकते हैं।
क्या सबसे पहले प्रौढ़ावस्था में बालक चला जाएगा? तो नहीं जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमें काट देना है। दूसरा ऑप्शन लिखा है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपको सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है? सोचिएगा, फिर काट देंगे। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था में जाएगा, फिर जाएगा किशोरावस्था में, उसके बाद जाएगा प्रौढ़ावस्था में। बाल्यावस्था की जो उम्र बताई गई है वो बताई गई है 5 से 12। किशोरावस्था की जो उम्र बताई गई वो बताई गई है 12 से 18 और जो प्रौढ़ावस्था की उम्र बताई गई 18 से 60 वर्ष। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका बिल्कुल सही है। जो इसमें क्रम दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट करना है। बालक के विकास का जो सही क्रम है ऑप्शन के हिसाब से, इसमें से देखा जाए तो सबसे पहले बाल्यावस्था में जाएगा, फिर किशोरावस्था में जाएगा, फिर जाएगा प्रौढ़ावस्था में। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल सही है। बाल्यावस्था की उम्र 5 से 12, जबकि किशोरावस्था की उम्र 12 से 18 और जबकि प्रौढ़ावस्था की उम्र 18 से 60 वर्ष मानी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, केचुआ किसके द्वारा श्वास लेता है? आपको बताना है कि जो केचुआ है वो किसके द्वारा श्वास लेता है। फेफड़ा जैसी थैलियाँ उसके अंदर होती हैं, या फिर पूरे शरीर के ऊपरी तल से ले लेता है, या फिर श्वास प्रणाल से लेता है, या फिर श्वसन नलिकाओं से बनी जाल जैसी बनावट से लेता है। आपको बताना है इनमें जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा। हमें पता है कि केचुआ की आँख भी नहीं होती हैं और जो सांस लेता है केचुआ वो पूरे शरीर के ऊपरी तल से लेता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अंदर फेफड़े जैसी थैलियाँ नहीं होती हैं, ना ही श्वास प्रणाल होते हैं और ना ही श्वसन नलिकाओं से बनी उनके अंदर जाल जैसी कोई बनावट होती है। इसीलिए जो सही आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पूरे शरीर के ऊपरी तल से केचुआ सांस लेता है। और एनसीईआरटी की बात करें तो केचुआ किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको रोज के रोज रटनी है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने वो क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए थे। क्वेश्चन कई बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप, ये देखिए आपको ये लिखना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर के सभी पेपर आंसर की के साथ में आपको मिलने वाले बिल्कुल फ्री में। यूट्यूब पर होने वाली जो हमारी क्लासें हैं उनकी सभी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। सीटेट परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स, वो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बने हुए हैं, बहुत ही कम कीमत पर मिलने वाले हैं। और हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं हिंदी और इंग्लिश के, वो दोनों ही नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर आपको एनसीईआरटी किताब पढ़नी है तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी ऐप के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की सभी किताबें उपलब्ध हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो देर ना कीजिए, सीटेट में अच्छा स्कोर पाने के लिए आप तुरंत डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप को। आज के आज ही तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और अपनी आईडी बना लीजिए और आराम से यहाँ से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि इस बार हमें सीटेट कम से कम 120 और 130 नंबरों के बीच में लेकर के आने हैं और क्रैक करना है। धन्यवाद, बाय बाय।